हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12 में लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे नरनष्ट समीकरण। नरनष्ट समीकरण पढ़ने से पहले पिछले लेक्चर पे जो हम लोग पढ़े थे एक बार और उसको दोहराते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी एक सेल में यानी कोई हाफ सेल है और हाफ सेल में आपको बताया जा चुका है इस कंटेनर में कोई भी साल्ट लवण होगा, जो जिस धातु का साल्ट होगा उसी धातु का आप क्षार लेंगे और इसी को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जो लवण लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने जेडेन का धातु का क्षार लिया, तो जो लवण लेंगे हमेशा जिंक का लवण लेंगे, तो लवण के रूप में जेडेन या सोफोर यानी जिंक सल्फेट का लवण लेते हैं। हम आपको बताए थे इसको केवल इस कंटेनर को हम इतने को हम हाफ सेल कहते हैं, क्योंकि जेडेन ये एनोड का काम करता है। जब गैल्वेनिक सेल बनाया जाता है तो गैल्वेनिक सेल में ये एनोड का काम करता है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन का काम होता है। इसको कहते हैं हाफ ऑक्सीडेशन सेल। और आपको ये भी बताया जा चुका है किसी भी हार्ड सेल में एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोपोटेंशियल नहीं निकाला जा सकता है। एक बार और समझिएगा, किसी भी हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है उस इलेक्ट्रोड का अकेला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाला जा सकता है। इसको किसी दूसरे हाफ सेल के साथ जोड़ देंगे, तब उससे तुलना करेंगे तो आप इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि इसका तुलना एक अपने को मानकर, यानी आप अपने पास से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाएंगे। क्योंकि हाइड्रोजन में हमने आपको बताया था कि आप मानकर बनाते हैं, जो टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस होता है या 298 केल्विन होता है। सांद्रता जो लिया जाएगा 1 मोलर लिया जाता है, ये आप मानकर बनाते हैं। और हाइड्रोजन का दूसरी चीज आपको बताया गया है, हाइड्रोजन एक गैस होता है, किसी भी गैस का इलेक्ट्रोड नहीं बनाया जा सकता है। तो हम इसमें करते क्या है, एक इनर्ट मेटल डाल देते हैं, अक्रिय धातु डाल देते हैं जो प्लेटिनम होता है। इस प्लेटिनम को प्लेटिनम वायर के रास्ते इसमें हम डाल देते हैं और इसको एक ट्यूब में, बंद ट्यूब में इसको रख देते हैं। और इसमें चूंकि गैस डाल देते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया जा रहा है, तो हम HCl का लवण ले लेते हैं, यानी हाइड्रोजन अम्ल का लवण ले लेते हैं। अब देखेंगे इसमें हाइड्रोजन H2 गैस डालते हैं। हाइड्रोजन का जो दाब होगा 1 बार होता है। और मान के चलते हैं, चूंकि ये अपने पास से आप बनाते हैं, तो ये माना जाता है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 होता है। और मानते हैं तो E0 लगा दिया जाता है, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जो आप माने हैं इस इलेक्ट्रोड को जो E कहते हैं, जो आप माने रहते हैं E0 कहते हैं। दोनों को एक वायर से जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर के बीच में लगा देते हैं, दोनों को साल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं। फिर उसके बाद आपको ये भी बताया गया होगा साल्ट ब्रिज में विद्युत अपघटय पदार्थ होता है। यह जो पदार्थ होता है विद्युत अपघटय पदार्थ होता है। दोनों में जो साल्ट होता है, दोनों हाफ सेल में जो साल्ट होता है, इसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब देखते हैं, जब हाफ सेल एनोड का और हाफ सेल कैथोड को जब जोड़ दिया जाता है, तो हमारा इस तरह से ये सेल का कंप्लीट हुआ, यानी सेल का सर्किट कंप्लीट होता है। जिंक धातु का इलेक्ट्रोड जो होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जब तुलना करते हैं तो इस धातु का इलेक्ट्रोड ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाला जा सकता है जब तक उसके सापेक्ष दूसरा कोई इलेक्ट्रोड ना हो। आगे बात करते हैं इस लेक्चर में नरनष्ट समीकरण क्या होता है। नरनष्ट समीकरण में आप देखेंगे आपके किताब में दिया होगा नरनष्ट समीकरण। नरनष्ट समीकरण क्या होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब किसी साल्ट का, किसी भी लवण का सांद्रता, अगर जो आप मानने हैं हमेशा जो मानकर बनाएंगे, यानी स्टैंडर्ड रखेंगे, E0 रखेंगे, उसमें सांद्रता 1 मोलर होती है। टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस
ये सेल्सियस में है, केल्विन में बात करेंगे तो 25 में 273 जोड़ देंगे यानी 298 केल्विन हो जाएगा। और जो अगर गैस होगा तो गैस का जो दाब लेंगे 1 बार लेंगे, ये मान कर बनाते हैं तो ये स्टैंडर्ड कहलाएगा। नर्नस्ट समीकरण का इस्तेमाल कब किया जाता है? ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हाफ सेल में लिया गया लवण का सांद्रता 1 मोलर ही हो। एक बार और समझिएगा, नर्नस्ट समीकरण या नर्नस्ट कब इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है? हर बार ये जरूरी नहीं होता है कि हाफ सेल में आप जो साल्ट लिए हैं उस साल्ट की सांद्रता हमेशा 1 मोलर ही हो। 1 मोलर से अधिक भी हो सकती है, 1 मोलर से कम हो सकती है। तब उस समय उसका ई सेल निकालने के लिए, ई सेल क्या होता है आपको बताया गया होगा, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे विद्युत वाहक बल भी कहते हैं या इसे सेल पोटेंशियल भी कहते हैं यानी सेल विभव भी कहते हैं। इसलिए नर्नस्ट समीकरण की सहायता से किसी दिए हुए साल्ट यानी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोपोटेंशियल या सेल EMF सेल कैसे निकालेंगे, हम नर्नस्ट समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। एक बार और समझिएगा, हर बार साल्ट में जो सांद्रता होती है 1 मोलर नहीं होती है, 1 मोलर से अधिक होती है, 1 मोलर से कम भी हो सकती है। उस समय उस सेल का EMF सेल निकालने के लिए नर्नस्ट समीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, IPSC ने किसी भी एलिमेंट का जो मानक बनाया है, ई सेल बनाया है, वह अपचयन के रूप में बनाया है यानी SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में बनाया है। जैसे यम कोई मेटल है 2+ दे चुका है, इसका रिडक्शन क्या होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा, यह एक्वस है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यम सॉलिड के रूप में हुआ है। हम देख रहे हैं यह जो रासायनिक समीकरण है रिडक्शन यानी अपचयन के रूप में है। आगे देखेंगे नर्नस्ट समीकरण क्या होता है। नर्नस्ट समीकरण का जो फार्मूला होता है, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT बटे NF log 10 प्रोडक्ट का सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता। एक बार और ध्यान दीजिएगा, नर्नस्ट समीकरण होता है ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT बटे NF log 10, P का मतलब प्रोडक्ट यानी उत्पाद बटे रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। आगे देखेंगे ई सेल जिसे EMF सेल कहते हैं। E0 सेल होता है जो आप मान करके सेल निकालते हैं, जिसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल कहते हैं। ई सेल निकालते हैं 2.303 R को हम गैस नियतांक कहते हैं, T को हम परम ताप कहते हैं। R का जो मान होता है 8.314 होता है। T 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है। चूंकि केल्विन में निकालना है तो 25 में 273 जोड़ेंगे तो जो टेम्परेचर लिया जाता है 298 केल्विन लिया जाता है। N जो होता है किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, कितने इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। F जो होता है फैराडे नियतांक है। फैराडे नियतांक क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 9000 यानी 96,500 कूलम, यानी 1 फैराडे का जो मान होता है 96,500 होता है। लागते P का मतलब उत्पाद की सांद्रता, R का मतलब अभिकारक की सांद्रता। आगे देखेंगे इसको और छोटे रूप में कैसे लिखेंगे, E सेल बराबर E0 सेल माइनस 2.303 गुणे R का मान रखेंगे यहाँ पर 8.314 गुणे
टी को बताया गया है 298 बटे n हमें नहीं पता है, ये अभिक्रिया को देखकर बताया जा सकता है कि n का कितना नंबर होगा। तो n को n रखेंगे गुरे f को बताया जा चुका है 1 फैराडे बराबर 96,500 लिखेंगे 96,500। उसके बाद लाग P की सांद्रता, देखिएगा बड़े वाले कोष्टक को हम सांद्रता कहते हैं, यानी उत्पाद की सांद्रता रखना है बटे अभिकारक की सांद्रता रखेंगे। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे मिलेगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, आपके किताब में दिया होगा 0.059 बटे, सब सॉल्व करके n नहीं है तो n का मान नहीं रखा गया तो n रखेंगे log p बटे r की सांद्रता। इसको हल करेंगे, यह होता है नरनस्ट समीकरण, इसको भी याद कर लेंगे आप, ये छोटे रूप में है। आगे बात करेंगे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तो नरनस्ट समीकरण को रोक करके कैसे देखेंगे, इस पे हम देखते हैं। साफ करते हैं इसको। हम डेनियल सेल के बारे में बताते हैं। हम आपको बताए हैं डेनियल सेल में जो आप लेंगे इलेक्ट्रॉन लेंगे हमेशा Zn और Cu का लेंगे। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज यानी विद्युत रासायनिक सीरीज आपकी किताब में दिया हुआ है, यह विद्युत रासायनिक सीरीज है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपचायक क्षमता बढ़ता जाता है और नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ता जाता है। एक चीज और देखिएगा, जिंक का स्थान यानी जिंक का जो अपचयन विभव है -0.76 वोल्ट होता है, जबकि कापर का देखेंगे तो +0.34 वोल्ट होता है। यानी जिंक कापर से अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होने के कारण प्रबल अपचायक हो जाता है कापर के तुलना में, और इसीलिए Zn को एनोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीकारक का काम करता है, जबकि कापर अपचयन का कार्य करता है और उसे कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखेंगे तो हम जानते हैं जिंक सॉलिड होता है और ये चेंज होता है Zn 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 लाइन खींचेंगे, ये हो गया हमारा एनोड हाफ सेल। आगे साल्ट ब्रिज के बाद कैथोड का तो जानते हैं Cu या SO4 होता है, Cu 2+ चार्ज देता है, Cu 2+ चार्ज इक्वस चेंज होता है Cu सॉलिड में। इसका हम कैसे निकालेंगे, ई नॉट यहाँ पे देखेंगे। आगे ई सेल में देखेंगे, लिखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आप निकाल सकते हैं, बताया गया होगा ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, मीन्स जो आप मान कर बनाते हैं। आर का मतलब राइट हैंड साइड यानी अपचयन वाला मान रखेंगे, और यल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड एनोड वाला आप मान कर रखेंगे। तो जो आएगा वह मान यहाँ रखेंगे -0.059 बटे n। n का मान क्या होगा, हम इस समीकरण को आपको यहाँ से समझाते हैं। आप देख रहे हैं Zn सॉलिड है, यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, त्याग करने की अभिक्रिया ऑक्सीकरण की कहलाती है। तो Zn सॉलिड गिव दैट Zn 2+4 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। कापर का देखेंगे Cu 2+ चार्ज है यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो बनाता है Cu सॉलिड, यहाँ इक्वस है। अब देखेंगे दोनों रासायनिक यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस रासायनिक अभिक्रिया को जोड़ते हैं तो Zn सॉलिड प्लस Cu 2+ चार्ज इक्वस होगा। एरो लगाएंगे Zn 2+ चार्ज प्लस Cu सॉलिड होगा, यहाँ इक्वस लिखेंगे। इस रासायनिक अभिक्रिया में देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है तो n का मान 2 रखेंगे। आगे देखेंगे हो गया, फिर लिखेंगे log 10, यहाँ भी 10 लिख देंगे,
पी का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में देखेंगे यह दोनों, यही है हमारा, यह दोनों प्रोडक्ट है। आगे लिखेंगे बड़े वाले ब्रैकेट में जिदियन दो चार्ज है 2 प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, दूसरे में Cu सॉलिड है, यस लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, बटे आर का मतलब अभिकारक हुआ, अभिकारक हमारा ये दोनों है। तो आगे सॉल्व करेंगे, इसको साफ कर देते हैं। आगे लिखेंगे जिंक सॉलिड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे कॉपर Cu2 प्लस की सांद्रता। एक बार और ध्यान रखेंगे, आगे यहाँ ध्यान देंगे कि अगर कोई गैस है शुद्ध अवस्था में है तो वहाँ जो दाब लिया जाता है 1 लिया जाता है, अगर कोई ठोस पदार्थ है अब शुद्ध अवस्था में पड़ा हुआ है तो वहाँ जो उसकी सांद्रता लिया जाता है 1 लिया जाता है। तो आगे देखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 log 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे Zn2 प्लस चार्ज, यहाँ पर ठोस अवस्था में है तो हम 1 रखेंगे, बटे यहाँ Zn एक ठोस अवस्था में है हम 1 रखेंगे, बटे ये इक्वस के रूप में है, यहाँ इक्वस रूप में है तो Cu2 प्लस चार्ज, यह 1 है, यह 1 है। आगे हम इसको हटा देंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लाग हो जाएगा Zn की सांद्रता बटे Cu कॉपर आयन की सांद्रता। ये हमारा हो गया किसी भी देनियल सेल में नष्ट समीकरण के द्वारा ई सेल कैसे निकालेंगे, ये किताब में इसका मान दिया रहेगा और इसको सॉल्व करेंगे, सांद्रता दिया रहता है, यहाँ रखेंगे तो ई सेल निकल जाएगा। ध्यान देंगे, आगे एक चीज और ध्यान देंगे, किसी रासायनिक में जैसे मान लीजिए दिया है 2A प्लस 2B एरो दिया है, A पर प्लस चार्ज और B पर मान लीजिए माइनस चार्ज दिया, ये 2B दिया है। जब इसको हम सांद्रता के रूप में लिखेंगे, अगर मान लीजिए ये सॉलिड है, ये आयन बना दे रहा है इसको, ये हमारा ऐसे है। आगे देखेंगे जब इसको इस रूप में लिखेंगे तो देखेंगे उत्पाद की सांद्रता है, उत्पाद में हमारा A प्लस है लगाएंगे, उसके बाद B है, यहाँ पर B लिखेंगे, B के 2 कोफिशिएंट है तो हम इसको पावर के रूप में लिखते हैं, बटे उसके बाद अभिकारक का होता है A है, A के 2 मोल लिए गए हैं तो इसको कोफिशिएंट के रूप में लिखेंगे, दूसरा है B है, B पर माइनस लगाएंगे, 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, कोई भी ठोस अवस्था में रहेगा तो उसकी सांद्रता 1 होती है, यहाँ 1 हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 समाप्त हो जाएगा, आगे हमारा यह बच जाएगा। आज हम इस वीडियो में नर्नस्ट समीकरण पढ़े हैं, शेष हम जो भी कुछ होगा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।